हेलो फ्रेंड्स, AMG एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS पे चर्चा कर रहे थे। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। पार्ट फर्स्ट में हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा है, पासबुक क्या होती है, कैश बुक में किस तरह से एंट्री करते हैं, पासबुक किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है कैश बुक के एंट्रीज़ को। सेकंड पार्ट में हमने कुछ प्रैक्टिकल ये करके देखा था कि BRS का मतलब क्या होता है और पासबुक जब हमारे पास आती है तब कैश बुक में से कैसे उसको कंपेयर करते हैं, कैसे रिकंसाइल करते हैं। हमने देखा था कि कुछ एंट्रियां जो कैश बुक में भी हैं, पासबुक में भी हैं, उनको टिक करते हैं, अनटिक एंट्री छोड़ देते हैं। अनटिक मतलब जो एक बुक में हो रही है लेकिन दूसरी बुक में नहीं हो रही है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसी आधार पर ही बनता है, अनटिक एंट्रियों के आधार पर, अर्थात अनरिकनसाइल्ड एंट्रियों के आधार पर। सेकंड पार्ट में हमने ये भी देखा था कि पासबुक और कैश बुक दोनों की एक कॉपी भी देखी थी और उससे हमने टिक करना भी बताया था। रिमेनिंग एंट्रियां जो अनटिक हैं उसके आधार पर हमने BRS भी बना दिया था। आज थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनको किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। एग्ज़ाम में आपके दो तरीके से क्वेश्चन BRS से संबंधित पूछे जा सकते हैं। पहला है कि वो जिस तरह से हमने सेकंड पार्ट में भी देखा था कि कैश बुक के बैंक कॉलम या फिर बैंक अकाउंट, जो लेजर में आप खोलते हैं बैंक अकाउंट, उसकी कॉपी दे देगा वो, और इसके साथ साथ पासबुक की कॉपी भी आपको दे देगा और आपसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो पूछेगा। ये हम सेकंड पार्ट में देख चुके हैं। और दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केवल वो अनरिकनसाइल्ड एंट्री देगा, अनरिकनसाइल्ड एंट्रीज, या फिर जो सेकंड पार्ट में हमने देखा था अनटिक्ड एंट्रीज। अधिकतर क्वेश्चन अनरिकनसाइल्ड एंट्रीज या अनटिक एंट्रीज वो देते हैं। इसके साथ साथ वो क्लोजिंग बैलेंस भी देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस या तो पासबुक का दे देंगे या फिर कैश बुक के बैंक कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस दे देंगे। उसके साथ साथ अनरिकनसाइल्ड अनटिक एंट्रीज दे देंगे और आपसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनवाएंगे। दोनों तरीकों से हम देखते हैं। पहला तरीका तो आसान है, ये पिछली बार हमने पार्ट सेकंड में आपको बता दिया था। अनरिकनसाइल्ड या अनटिक एंट्रीज भी आपके पास होंगी यदि, तो फर्स्ट पार्ट की जो टिक एंट्रीज आपने कर ली हैं, सेकंड पार्ट में जो हमने आपको एंट्रीज टिक करके बताई थी, उसके बाद अनटिक एंट्रीज बची थी, बस वहीं से ही ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है। ओके बच्चों, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये हमेशा एज ऑन बनाया जाता है, फॉर द ईयर या फॉर द पीरियड नहीं बनाया जाता है। जिस भी पीरियड के लिए आप बनाना चाहते हैं, ये क्लोजिंग पीरियड, यहाँ पर वो डेट उसकी डेट आ जाएगी। और इसमें इस तरह से डबल कॉलम यदि आप बनाएंगे तो प्रैक्टिकली आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इधर पर्टिकुलर्स लिखते हैं, इधर प्लस या फेवरेबल बैलेंस, इधर माइनस या अनफेवरेबल बैलेंस। आपको फेवरेबल बैलेंस
और अनफेवरेबल बैलेंस के बारे में अभी बताते हैं। फेवरेबल बैलेंस मतलब हमारा पैसा बैंक के पास जमा है, वो प्लस के साइन से शो होता है। अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि बैंक से हमने कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है। बैंक की जैसी सर्विसेज होती हैं, हमारा स्टॉक गिरवी रख करके, या क्लीन एडवांस भी बैंक आपको करता है, अर्थात जितना पैसा आपके पास बैंक में जमा है उससे ज़्यादा निकालने के लिए बैंक आपको अलाउ कर देता है, तब वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है, मतलब माइनस बैलेंस होता है। उसका मतलब होता है कि हमें बैंक को उतना पैसा वापस लौटाना है ब्याज सहित, वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। फेवरेबल बैलेंस, सपोज दो चीज़ों से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कैश बुक बैलेंस, ये हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस मतलब जिस भी तारीख का बना रहे हैं, सपोज आप 31/3/2020 का बना रहे हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2020 का यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा। दो तरीकों से बन सकता है, अगेन कैश बुक बैलेंस से बन सकता है और पासबुक बैलेंस से बन सकता है। सबसे पहले हम कैश बुक बैलेंस से बनाने की कोशिश करेंगे। यदि वो फेवरेबल बैलेंस है, 31/3/2020 का फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब उतना पैसा हमारा बैंक में जमा है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि यदि हमारा डेबिट बैलेंस होगा तो पासबुक में आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये क्यों होगा, ये फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बता दिया था। ओके, डेबिट बैलेंस को यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेते हैं तो प्लस कॉलम में हम लिखते हैं। इसी तरह से यदि आप पासबुक का बैलेंस लेंगे, स्टार्ट आप पासबुक के बैलेंस से करेंगे, अगेन वही क्लोजिंग बैलेंस से करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31/3/2020, तब भी वो फेवरेबल बैलेंस ही होगा, लेकिन वो बैलेंस क्रेडिट होगा। रिवर्स होता है, उल्टा होता है। यदि आपके पास डेबिट बैलेंस है तो पासबुक में वही बैलेंस आपका क्रेडिट होगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं कि इन दोनों बैलेंसेस में अंतर पाया जाता है। अंतर के कारण क्या होते हैं, अंतर के कारण खोजने होते हैं और उनसे आपको ये रिकन्साइल करना होता है। दोनों बैलेंस में से कोई भी बैलेंस आप इसमें ऊपर ले सकते हैं, चाहे तो ये ले लें चाहे ये ले लें। यदि डेबिट बैलेंस है कैश बुक का तो प्लस फेवरेबल बैलेंस में आएगा, और पासबुक के बैलेंस से यदि आप स्टार्ट करते हैं और उसका क्रेडिट बैलेंस है तब भी वो फेवरेबल बैलेंस में आएगा। यदि अनफेवरेबल बैलेंस होता है तो आप उसका अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट आप माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस आपकी बुक्स में होगा बैंक अकाउंट का, और पासबुक में आपके अकाउंट का बैलेंस वही डेबिट होगा। इसका मतलब है कि बैंक ने हमें कुछ पैसा उधार दे रखा है जो हमने चुकाना है, वो अनफेवरेबल बैलेंस होगा जो हम माइनस कॉलम में शो करेंगे। दोनों में से किसी भी तरीके से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि हम ओपनिंग बैलेंस से हम ओपनिंग फर्स्ट एंट्री हम क्लोजिंग बैलेंस से शुरुआत करेंगे। या तो कैश बुक का बैलेंस लेंगे या फिर आप पासबुक का बैलेंस लेंगे। उसके बाद आप अनरिकनसाइल्ड एंट्रियां लेंगे। अनरिकनसाइल्ड एंट्री मतलब जो अनटिक एंट्री है। अनटिक एंट्री मतलब सपोज कोई एंट्री कैश बुक में है लेकिन वो पासबुक में नहीं है, चाहे डेबिट में देख लें चाहे क्रेडिट में देख लें, या जो पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, अगेन डेबिट में भी हो सकती हैं क्रेडिट में भी हो सकती हैं। उन एंट्रियों को अलग छांट लेंगे। यदि क्वेश्चन में छठी छटाई हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, तो उन अनरिकनसाइल्ड एंट्रियों को ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक करने का तरीका अब आपको बताते हैं। सपोज आपने कैश बुक का बैलेंस लिया है, तो हमेशा अपोजिट बुक में आपको देखना है कि अपोजिट बुक में उस अनरिकनसाइल्ड एंट्री का इफेक्ट क्या रहेगा। कैश बुक का बैलेंस लिया है तो पासबुक को देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। और यदि पासबुक का बैलेंस आपने स्टार्टिंग में लिया है
तो कैश बुक को आपने देखना है। फर्स्ट हम कैश बुक का बैलेंस से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कैश बुक का बैलेंस आपने लिया है, पासबुक का बैलेंस हमने नहीं लिया है, चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो। अगेन डेबिट यदि होता है तो फेवरेबल में लिखेंगे, क्रेडिट होता है तो अनफेवरेबल में लिखेंगे। उसके बाद जो अनरिकंसाइल्ड एंट्री हैं वो देखेंगे कि वो एंट्री ये पासबुक में देखेंगे। पासबुक में यदि वो एंट्री हो रही है, हैव डन, तो उसको कैश बुक में कर दीजिए एज इफ कि आपने उसको कैश बुक में कर दी है। कैश बुक का बैलेंस उससे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, उसी आधार पर आप उसको प्लस कॉलम में या माइनस कॉलम में लिखेंगे। छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जो पासबुक में हो रही है लेकिन कैश बुक में नहीं हो रही है। हमेशा अनरिकंसाइल्ड एंट्री वो होंगी जो केवल एक बुक में आएंगी, या तो कैश बुक में आएगी या फिर पासबुक में आएगी। पासबुक में कोई एंट्री हो रही है हम देखेंगे, इसका मतलब है कि कैश बुक में वो एंट्री नहीं हो रही है, पासबुक में हो रही है, तो देखेंगे उसका बैलेंस पासबुक में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सपोज कुछ एंट्रियां हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी। सपोज इंटरेस्ट अलाउड। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब होता है कि बैंक ने हमें ब्याज दिया है। कुछ डिपॉजिट हमारे पास पड़ी हुई है, हमारी डिपॉजिट बैंक के पास पड़ी हुई है, उस पर बैंक ने कुछ हमें ब्याज दिया है, वो पासबुक ने कर दी। हम कब करेंगे? जब हमें वो इन्फॉर्म होगी। तो ये एक अनरिकंसाइल्ड एंट्री हो सकती है। इंटरेस्ट अलाउड सपोज 200 रुपये है। अब आपको ये ध्यान होगा कि इंटरेस्ट अलाउड करने से आपका बैलेंस बढ़ता है या कम होता है। नेचुरली इंटरेस्ट यदि बैंक हमें देगा तो आपका बैलेंस बढ़ेगा। नेचुरली इंटरेस्ट यदि बैंक हमें देगा तो आपका बैलेंस बढ़ेगा। सेम एंट्री बैंक चार्जेस। यदि बैंक चार्जेस बैंक वसूल करेगा, इसका मतलब बैंक ने कुछ सर्विस चार्जेस वसूल किए हैं और फर्स्ट और हैव डन जो पासबुक में एंट्री हो रही है लेकिन हमने एंट्री नहीं की है, वही एंट्री इसमें आएगी। अगेन बैंक चार्जेस से आपका पासबुक का बैलेंस कम होगा। सपोज 50 रुपये बैंक ने वसूले हैं तो उससे पासबुक का बैलेंस कम होगा। क्या बता सकते हैं कि इंटरेस्ट अलाउड जो पासबुक ने एंट्री की है वो डेबिट में की है या क्रेडिट में की है? यदि प्लस है तो नेचुरली वो एंट्री पासबुक में क्रेडिट में हो रही है, क्योंकि प्लस यदि हम करते हैं तो हम डेबिट करते हैं और पासबुक यदि प्लस करती है तो पासबुक ये क्रेडिट करती है। अगेन इंटरेस्ट अलाउड यदि एक एंट्री है जो अनरिकंसाइल्ड एंट्री है, आपने देखा पासबुक में है तो 200 रुपये की वो एंट्री है, नेचुरली बैंक ने पासबुक ने उसको क्रेडिट किया है, उससे बैलेंस आपका बढ़ा है। रूल जो है वो ये है, यदि पासबुक में कोई एंट्री हो रही है तो उसको कैश बुक में कर दीजिए। इसका मतलब पासबुक में यदि बैलेंस उसका बड़ा है तो कैश बुक में भी उसका बैलेंस बढ़ा दीजिए। ये एंट्री प्लस होगी। यदि आप कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को लेते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डेबिट ले रहे हैं या क्रेडिट ले रहे हैं। डेबिट ले रहे हैं तो प्लस में आएगा, क्रेडिट ले रहे हैं तो माइनस कॉलम में आएगा। आपको कैश बुक को ही देखना है, अपोजिट बुक को देखना है। पासबुक ने यदि कोई एंट्री की है, वो एंट्री कैश बुक ने नहीं की है और पासबुक में उसका बैलेंस बढ़ रहा है तो आप भी उस एंट्री को प्लस साइन में लिख दीजिए। अगेन पासबुक ने कोई एंट्री की है, जैसे बैंक चार्जेस की एंट्री की है, उससे आपका बैलेंस कम हो रहा है तो उस एंट्री को माइनस साइड में लिख दीजिए। ये तो वो एंट्रियां हो गई अनरिकंसाइल्ड वाली या अनटिक वाली जो पासबुक में हो रही हैं। जो पासबुक में नहीं हो रही हैं, पहला रूल तो आपको ये बता दिया कि जो पासबुक में हो रही है यदि वो बैलेंस उसका प्लस होता है तो यहाँ पे भी उसको प्लस साइन में लिख दीजिए। उस एंट्री से यदि ये बैलेंस माइनस होता है तो उसको माइनस साइन में लिख दीजिए। सेकंड है कि जो पासबुक में नहीं हो रही हैं, अभी हम जब ये शुरुआत कर रहे थे तब बता रहे थे यदि कैश बुक का आपने बैलेंस लेना है तो अपोजिट बुक आपने देखनी है। अपोजिट बुक में पहला रूल है, पासबुक में कोई एंट्री हो रही है तो उसको कैश बुक में कर दीजिए। कोई एंट्री पासबुक में नहीं हो रही है, हैव नॉट डन इन पासबुक,
इसका मतलब है कि वो एंट्री कैश बुक में हो रही होगी, उसको रिमूव कर दीजिए। पहला सिद्धांत आपने देख लिया, जो पासबुक में हो रही है उसको कर दीजिए आप कैश बुक में। पासबुक में प्लस हो रही है तो कैश बुक में भी प्लस हो गई, पासबुक में माइनस हो रही है तो कैश बुक में भी माइनस होगी। दूसरा है जो पासबुक में नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में हो रही होगी, उसको रिमूव कर दीजिए, कैश बुक में से रिमूव कर दीजिए। सपोज जो एंट्री पासबुक में नहीं हो रही है, सपोज चेक इशूड, checks issued but not presented for payment, इसका मतलब है कि किसी राम को आपने कोई चेक दिया, राम को आपने कुछ पेमेंट करना था, आपने कोई चेक दिया और राम ने अभी उसका पैसा हमारे बैंक से नहीं लिया। आपने जब चेक दिया तो नेचुरली अपने राम अकाउंट को डेबिट करके बैंक अकाउंट क्रेडिट किया होगा, तो बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट में शो हो रही होगी। आप राम ने उस चेक का पैसा बैंक से नहीं लिया, इसका मतलब ये एंट्री अब बैंक की पासबुक में शो नहीं हो रही है, ये अनटिक एंट्री है, अनरिकंसाइल्ड एंट्री है, ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक पार्ट बनेगी। आप कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस ले रहे हैं, पासबुक को देखेंगे, पासबुक में ये एंट्री नहीं हो रही है तो इसको रिमूव करना है। इससे आपका कैश का बैलेंस कम होगा या ज़्यादा होगा। आपने किसी को कोई पैसा दिया, राम को कोई पैसा दिया, चेक दिया, तो नेचुरली आपका कैश बुक का बैलेंस उससे कम होगा। यदि कैश बुक का बैलेंस उससे कम हो रहा है और इस एंट्री को रिमूव करना है तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन में स्टेटमेंट में उसको प्लस करना पड़ेगा। इस एंट्री को रिमूव करने के लिए हमको उसमें प्लस करना पड़ेगा। और यदि कोई एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में हो रही है, इसका मतलब पासबुक में नहीं हो रही है, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा और वो एंट्री प्लस साइन की है। ये तो चेक इशूड है, सपोज चेक डिपॉजिटेड, कोई चेक आपने डिपॉजिट किया है, वो बैंक में अभी तक उसका पैसा बैंक में अभी तक नहीं आया है। आपने यदि कोई चेक डिपॉजिट किया तो आपने उसको प्लस कर दिया, अपने बैलेंस को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक ने अभी नहीं बढ़ाया। अब इस एंट्री को रिमूव कर दीजिए। अगेन, जो पासबुक में नहीं हो रही है, अर्थात जो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में हो रही है, उसको रिमूव कर दीजिए। ये एंट्री चेक डिपॉजिट वाली, इसको आप माइनस कॉलम में शो कर देंगे रिमूव करने के लिए। बस सिर्फ और सिर्फ दो सिद्धांत हैं जिसको ध्यान में रखना है। पहले यदि कैश बुक का बैलेंस आप ले रहे हैं, अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ता डेबिट ले रहे हैं या क्रेडिट ले रहे हैं, उस तरह से आप शो करेंगे। अपोजिट बुक आप देखेंगे, पासबुक में यदि कोई एंट्री हो रही है उसको कैश बुक में कर दीजिए, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हो रही है उसको रिमूव कर दीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि ये सिद्धांत कहाँ तक काम करते हैं। इसी तरह से यदि आप पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं तो अपोजिट बुक देखेंगे, कैश बुक देखेंगे। कैश बुक में यदि कोई एंट्री हो रही है तो उसको पासबुक में कर दीजिए, और कैश बुक में यदि कोई एंट्री नहीं हो रही है तो उसको रिमूव कर दीजिए। कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लेंगे, उससे ये जो फंडे हैं ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, हमने कुछ एंट्रियां ली हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं जो अनरेस्पॉन्डेड हैं, अनरिकंसाइल्ड हैं, या केवल एक ही बुक में शो हो रहे हैं, अनटिक्ड एंट्रीज हैं। उनके आधार पर हम देखेंगे कि ये इस तरह से रूल कैसे काम करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31/3/2020 का हम बना रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस हम कैश बुक से करते हैं कि हमने कैश बुक का 31/3/2020 का क्लोजिंग बैलेंस लिया है जो 35,000 है। एक एक एंट्री पे चलेंगे, और जो ये रूल है कि क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक का यदि आप क्लोजिंग बैलेंस ले रहे हैं तो अपोजिट बुक को आपने देखना है। कोई एंट्री यदि अपोजिट बुक में हो रही है उसको कर दीजिए, कोई एंट्री अपोजिट बुक में नहीं हो रही है उसको रिमूव कर दीजिए। एक एक एंट्री देखेंगे। अब फर्स्ट एंट्री है जो अनरेस्पॉन्डेड एंट्री है या अनटिक एंट्री है। आउट ऑफ टोटल चेक्स ऑफ ₹10,000 ड्रॉन या इशूड,
यहाँ पर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, ड्रॉन का मतलब भी इशूड ही होता है। माइंड इट, एग्जामिनेशन में कभी कभी बच्चे ड्रॉन का मतलब थोड़ा गलत समझ लेते हैं, इसका मतलब भी इशूड ही होता है। आउट ऑफ टोटल चेक्स ऑफ ₹10,000 ड्रॉन और इशूड, चेक्स ऑफ ₹3,000 वर एनकैश्ड इन मार्च 2020। इसका मतलब ये हुआ कि हम 31 मार्च 2020 को इसका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। जो एंट्रियां 31/3/2020 तक नहीं हुई हैं, केवल उन्हीं को ही लेंगे। यहाँ पे आपने 10,000 के चेक्स इशूड किए पूरे मार्च में, लेकिन केवल 3,000 रुपये के चेक्स ही बैंक से एनकैश हुए हैं। इसका मतलब 7,000 के चेक्स बैंक से एनकैश नहीं हुए हैं। जो अनटिक एंट्रियां रहेंगी वो 7,000 रुपये की रहेंगी। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अमाउंट 7,000 रुपीज़ के हिसाब से ही आएगा। ओके, अब देखेंगे ये प्लस होगा या माइनस होगा। चेक इशूड करते हैं तो एंट्री कौन करता है, फर्स्ट एंट्री कौन करता है? जब कोई फर्म चेक इशू करती है तो बैंक तो उसकी एंट्री नहीं करेगा। बैंक तो एंट्री जब करेगा जब वो चेक उसके पास एनकैश होने के लिए आएंगे। फर्स्ट एंट्री हमने की, कैशबुक ने एंट्री की। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, हैव नॉट डन इन पासबुक, सेकंड रूल इसमें लगेगा। यदि पासबुक में ये एंट्री नहीं है, इसका मतलब ये 10,000 रुपये में से 3,000 रुपये के ही चेक एनकैश हुए हैं। 7,000 रुपये के चेक जो एनकैश नहीं हुए हैं, हमने उसको माइनस किया है, हमने उसको अपने बैलेंस में से कम किया है, तो उसको रिमूव कर दीजिए। इसका मतलब जो कैशबुक में एंट्री हो रही है उसको रिमूव कर दीजिए। कैशबुक में हमने उसको माइनस किया है, रिमूव करने का मतलब है उसको प्लस कर दीजिए। 7,000 की एंट्री प्लस कॉलम में आ जाएगी। और यहाँ पे इसकी नरेशन लिखेंगे, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसको एक बार फिर अपन रिपीट करते हैं समझाने की दृष्टि से। रूल आपका यह है कि कैशबुक का हम बैलेंस ले रहे हैं तो पासबुक को देखेंगे, पासबुक में जो एंट्रियां हो रही हैं उसको कैशबुक में कर दीजिए। इसका मतलब पासबुक में यदि कोई एंट्री प्लस में हो रही है तो उसको प्लस ही करेंगे। पासबुक में यदि उस एंट्री से बैलेंस कम हो रहा है तो कैशबुक में भी उसको माइनस करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरा रूल है, जो एंट्री पासबुक में नहीं हो रही है अर्थात कैशबुक में हो रही है, देखेंगे अपोजिट बुक की, जो पासबुक में नहीं हो रही हैं अर्थात कैशबुक में हो रही हैं, उसको रिमूव कर दीजिए कैशबुक में से। रिमूव करने का मतलब है कैशबुक में यदि उस एंट्री से आपका बैलेंस बढ़ रहा है तो आप माइनस कर दीजिए, और यदि कम हो रहा है तो उसको प्लस कर दीजिए। फर्स्ट एंट्री में हमने देखा कि 7,000 रुपये की एंट्री सिर्फ और सिर्फ कैशबुक में हो रही थी, पासबुक में नहीं हो रही थी। इसका मतलब सेकंड रूल इसमें अप्लाई होगा, कैशबुक में से उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। 7,000 रुपीज़ से बैलेंस आपने कम किया है तो अब उस एंट्री को आप प्लस कर देंगे, क्योंकि यदि वो बैलेंस उसका माइनस हो रहा है, यदि बैलेंस उसका माइनस हो रहा है 7,000 से, तब उस एंट्री को आप प्लस करना है अपने। इसी तरह से सेकंड एंट्री लें, आउट ऑफ टोटल चेक्स ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक, इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ओनली ₹1,500 वर क्रेडिटेड, इसका मतलब आपने 5,000 रुपये के चेक बैंक में जमा कराए, केवल 1,500 रुपये के चेक ही बैंक में जमा हुए हैं। अगेन BRS हम केवल अनरेस्पॉन्डेड एंट्री के बनाते हैं। इसका मतलब 3,500 रुपये के चेक अभी 31/3/2020 तक जमा नहीं हुए हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पर्पज से केवल और केवल 3,500 रुपये के ही हम चेक की अमाउंट ही हम इसमें शो करेंगे। ओके, कौन सा रूल अप्लाई होगा? अगेन कैशबुक का बैलेंस हम ले रहे हैं तो पासबुक देखेंगे हम, इसकी एंट्री 5,000 रुपये की जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे तो नेचुरली पहली एंट्री हम करेंगे। इसका मतलब कैशबुक में एंट्री हो रही है, कैशबुक में वो बैलेंस आपका बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नेचुरली कैशबुक में इसका बैलेंस 3,500 रुपये का जो बैलेंस है, जो पासबुक में नहीं हो रही है, उससे कैशबुक का बैलेंस बढ़ रहा है। हमने चेक जमा कराया है तो हमने बैंक को डेबिट किया, हमने बढ़ाया है।
यदि हमने बढ़ाया है तो इस एंट्री को माइनस कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ये एंट्री 3500 रुपये की माइनस में शो हो जाएगी और नरेशन लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड। थर्ड एंट्री ले जरा, चेक इशूड टू ए एंड कंपनी। ये सिंपल एंट्री नहीं है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिससे समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। हम फिर सिंपल एंट्रियों को बहुत आराम से कर सकेंगे। चेक इशूड टू ए एंड कंपनी फॉर 5000 ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। 5000 रुपये का हमने चेक जब हमने रिकनसाइल किया, पासबुक और कैश बुक के बैंक कॉलम को रिकनसाइल किया, तो हमें पता लगा कि ए एंड कंपनी को हमने कोई 5000 रुपये का चेक इशू किया था, लेकिन आपका अकाउंटेंट उसको एंट्री करना भूल गया। तो मतलब आप कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, पासबुक में एंट्री हो चुकी है। आपने चेक इशू किया, आप भूल गए, वो आदमी गया और बैंक से पैसा निकलवा के ले आया। ये केवल वही एंट्रियां हैं जो एक तरफ हुई हैं। एक तरफ मतलब या तो कैश बुक में हुई हैं या पासबुक में हुई हैं। आप भूल गए, लेकिन बैंक ने उसको एंट्री कर दी। इसका मतलब उस चेक का पैसा बैंक ने उस ए एंड कंपनी को दे दिया, आपने एंट्री नहीं की। ओके, कौन सा रूल इसमें लगेगा? पासबुक आपने देखनी है। फर्स्ट रूल इसमें लगेगा हैव डन इन पासबुक। पासबुक में आप कर चुके हैं, वही अपोजिट बुक आपने देखनी है, रूल यही लगेगा। यदि पासबुक में आप कर चुके हैं तो उसको कर दीजिए मतलब पासबुक में 5000 रुपये आपके बैलेंस में से कम हुए हैं। नेचुरली यदि आप करेंगे तो यदि कोई कम हुआ है बैलेंस तो आप भी उसको माइनस करेंगे, ये एंट्री भी माइनस में आ जाएगी 5000 रुपये की। थर्ड है चेक इशूड बट ओमिटेड। नरेशन बिल्कुल आप इसी में से कॉपी करके लिख सकते हैं, चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड, ओमिटेड टू बी एंटर्ड 5000 रुपये। नेक्स्ट, जगह थोड़ी सी कम होने की वजह से मैंने यहाँ लिख दिया है ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बाई ₹500 है। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के देखें कि इससे आपका बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। कैश बुक के डेबिट साइड में सपोज 5 से 7 के अमाउंट है और क्रेडिट साइड में 1, 2, 3 के अमाउंट है 18, 6, इसका मतलब 12 रुपये आपका बैलेंस है। सपोज आपने डेबिट साइड ओवरकास्ट कर दी। ओवरकास्ट मतलब 18 की जगह पर आपने 19 रुपये लिख दिए गलती से, इसके टोटलों में गलती हो गई, आपने 19 रुपये लिख दिए। नाउ द बैलेंस बिकम्स 13, बैलेंस आपका बढ़ गया। ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बाई ₹500, इसका मतलब 500 रुपये से बैलेंस आपका कैश बुक का बढ़ गया। अगेन वहाँ देखिए, आप पासबुक देखनी है, हैव डन इन पासबुक या हैव नॉट डन इन पासबुक। नेचुरली इसमें सेकंड आपका सिद्धांत है वो लगेगा, हैव नॉट डन इन पासबुक। यदि कैश बुक में बढ़ गया है उसका बैलेंस तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। इसका मतलब इससे आपको 500 रुपये से ये एंट्री भी माइनस हो जाएगी। और फोर्थ लिखेंगे ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ पासबुक, सॉरी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 500 रुपये से, ये एंट्री माइनस में होगी। छठी है अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक बाई ₹10,000। अगेन इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं, इसका बैलेंस 12 रुपये है। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक का मतलब है कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। जब हम पेमेंट करते हैं किसी को तो नेचुरली उसके अकाउंट को हम डेबिट करके बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो अंडर कास्टिंग कर दी मतलब 6 की जगह पर एक्चुअल में 6 आना चाहिए, 5 कर दिया, तो इससे भी बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया। अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ₹1000, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस आपके 1000 रुपये से इंक्रीज हो गया। हम इसमें रूल लगाएंगे अगेन सेकंड वाला, हैव नॉट डन इन पासबुक। केवल ये एंट्री कैश बुक में हुई है, केवल एंट्री कैश बुक में हुई है और बैलेंस इसका बड़ा है तो इसको नेचुरली आप माइनस कर दीजिए। अगेन
ये 1000 रुपये से 5वीं एंट्री भी माइनस हो जाएगी अंडर कास्टिंग ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ओके, नेक्स्ट एंट्री चलेंगे। बैंक क्रेडिटेड ₹1650 इन एरर। बैंक ने क्रेडिट कर दिया 1650 गलती से आपको। अगेन कौन सा रूल लगेगा? नेचुरली नंबर 1 रूल लगेगा, हैव डन इन पासबुक। उसको डू कर दीजिए, उसको कैश बुक में डू कर दीजिए। 1650 बैंक ने गलती से क्रेडिट किया है। क्रेडिट करने का मतलब बैलेंस इसका बढ़ेगा या कम होगा? नेचुरली बैंक ने यदि क्रेडिट किया है तो उसका बैलेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा तो आप भी उसको बढ़ा दीजिए, प्लस में लिख दीजिए 1650 को। बैंक credited the amount an error। नेक्स्ट एंट्री पे गौर करें। इन कैश बुक 1200 रुपये डेबिटेड इन एरर। कैश बुक ने एंट्री की है, पासबुक ने एंट्री नहीं की है। इसका मतलब इसमें रूल सेकंड अप्लाई होगा, हैव नॉट डन इन पासबुक, रिमूव कर दीजिए। इससे 1200 रुपये का आपका जो बैलेंस है कैश बुक का, वो नेचुरली आपने डेबिट में कर दिया है, चाहे गलती से किया हो लेकिन कर दिया है तो बढ़ गया आपका बैलेंस। बैलेंस बढ़ गया तो अब इसको कम कर दीजिए 1200 रुपये से। नरेशन लिखिए। कैश बुक डेबिट एंट्री डन एरोनियसली। आप इसको सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, कैश बुक डेबिटेड इन एरर 1200 रुपये, इसको माइनस में आप लिख दीजिए। अब आप बैंक रिकन्सिलेशन केवल इतनी ही एंट्रियां लेते हैं। अब आप इसका ऐड बैक कीजिए। जो प्लस में एंट्री हैं, जो प्लस में है उसको जोड़ दीजिए, जो माइनस में है उसके इसके टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए। 43,650 इसका टोटल आ गया और माइनस फिगर का टोटल आ गया 11,200। ओके, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। दिस बैलेंस शुड हैव बीन एज पर पासबुक। आपने ऊपर क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक लिया है तो ये पासबुक का बैलेंस आपके ये होना चाहिए 22,450 पासबुक बैलेंस। नेचुरली ये क्रेडिट बैलेंस होगा, प्लस साइड ज़्यादा है इसमें, माइनस साइड कम है, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा 22,450 रुपये। दिस इज़ द वे कि आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं। कुछ और एंट्रियां हम लेंगे जिसकी मदद से आपको बताएंगे कि किस तरह से हम ये आगे कुछ एंट्रियां जो डिफ़िकल्ट हैं वो लेंगे। अब हम कैश बुक का बैलेंस नहीं लेकर के पासबुक का बैलेंस लेकर के और इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें पासबुक का बैलेंस हम शो कर रहे हैं जो प्लस में आ रहा है 35,000 रुपये। इट डज मीन कि इसका बैलेंस ये क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि हमारी डिपॉजिट बैंक के पास है प्लस बैलेंस है इसमें। यदि हम पासबुक का बैलेंस बेस बनाते हैं तो वही दो रूल लगेंगे, हैव डन इन कैश बुक। यदि कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में हो रहा है उसको कर दीजिए, यदि कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं हो रहा है उसको रिमूव कर दीजिए। दोबारा यदि हम पासबुक को लेते हैं तो अपोजिट बुक को आप देखेंगे, अपोजिट बुक में कोई एंट्री हो रही है उसको कर दीजिए, अपोजिट बुक में कोई एंट्री नहीं हो रही है उसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव कहाँ से करेंगे? नेचुरली पासबुक से करेंगे। एंट्री देखिए, चेक ऑफ ₹600 डिपॉजिटेड इन बैंक वाज अकाउंटेड इन कैश कॉलम।
आपने कैश बुक बनाई है, डबल कॉलम कैश बुक है, जिसमें कैश बुक का कॉलम रहता है, एक बैंक का कॉलम रहता है। 600 रुपये का कोई चेक आपने बैंक में जमा कराया, वो गलती से आपने बैंक कॉलम की जगह पर कैश कॉलम में डिपॉजिट कर दिया, कैश कॉलम में लिख दिया। इस चेक को नेचुरली बैंक ने जमा कर लिया, बैंक ने इस चेक को कलेक्ट कर लिया। अब एंट्री हमने नहीं की है, बैंक कॉलम से आप पासबुक को कंपेयर करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। चूंकि इस चेक को आपने कैश कॉलम में लिखा है, इसका मतलब बैंक कॉलम में नहीं लिखा है। हमने इस 600 रुपये की एंट्री बैंक कॉलम में नहीं की है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पर्पज से हमने इसकी एंट्री नहीं की है। एंट्री इसकी सिर्फ पासबुक ने की है। इसका मतलब इसमें सेकंड रूल अप्लाई होगा, हैव नॉट डन इन कैश बुक, पासबुक ओनली इन पासबुक। केवल बैंक ने इसकी एंट्री की है, बैंक ने इस चेक का पैसा कलेक्ट कर लिया है, इसको रिमूव कर दीजिए। चेक कलेक्शन करने पर 600 रुपये बैंक आपके बैलेंस को बढ़ाएगा तो उसको कम कर दीजिए, माइनस में शो कर दीजिए 600 रुपये को। चेक ऑफ ₹600 नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम। नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लिखनी पड़ेगी आपको, लेकिन लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है आपकी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको अपने प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस कॉलम में लिखना है या माइनस कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट एंट्री, इन पासबुक बैंक चार्जेस ऑफ ₹25 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस एंड अनदर बैंक चार्जेस ऑफ ₹17 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब है कि 25 रुपये बैंक ने कोई चार्ज आपसे लिया, वो बैंक ने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, और 17 रुपये कोई बैंक ने चार्जेस लिए, वो कैश बुक में आपने उसकी एंट्री नहीं की। पहले 25 रुपये को देखें, 25 रुपये 2 बार रिकॉर्ड कर दिए, इसका मतलब 25 रुपये बैंक ने 2 बार ले लिए। एक बार 25 रुपये ले लिए तो उसकी एंट्री आपने भी कर ली। यहाँ पे जब दूसरी बार आपको पता लगा कि बैंक ने दूसरी बार उसी सेम सर्विसेज के लिए पैसा लिया है, इसका मतलब पहली एंट्री पासबुक ने की है। 25 रुपये से पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? नेचुरली कम होगा, सर्विस चार्जेस लिए हैं तो आपका बैलेंस कम होगा। कम होगा तो आपने इसकी एंट्री नहीं की है, हैव नॉट डन इन कैश बुक, केवल पासबुक में इसकी एंट्री है, इसको रिमूव कर दीजिए। बैलेंस आपका कम होगा, ये वाला रूल अप्लाई लगेगा, इसको प्लस कर दीजिए 25 रुपये से। 17 रुपये की देखें ज़रा क्या है, 17 रुपये के बैंक ने चार्जेस वसूल किए हैं, लेकिन आपने उसको कैश बुक में नहीं लिया है। सेम, हैव नॉट डन इन कैश बुक, इट मीन्स ओनली इन पासबुक। 17 रुपये से आपका बैलेंस कम हो रहा है, तो इसको, इस एंट्री को भी आपने प्लस करना है, दोनों एंट्री को आपने प्लस करना है। टोटल करके भी आप कर सकते हैं। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय अस, अलग अलग भी लिख सकते हैं 25 रुपये को कि बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक, और 17 रुपये को बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड बाय अस। थर्ड, बैंक कलेक्टेड और चेक रॉन्गली इन अनदर कस्टमर अकाउंट ₹500। हमने कोई चेक बैंक में भेजा, बैंक ने उसको कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं डाल करके किसी और अकाउंट में डाल दिया। इसका मतलब इस 500 रुपये की एंट्री हमने की है, पासबुक ने एंट्री नहीं की है। हमने एंट्री की है, फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होगा। कैश बुक में एंट्री है, हमने की है, फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होगा। 500 रुपये से हमारा बैलेंस बढ़ा है क्योंकि हमने वो चेक बैंक में जमा कराया है हमारे बैलेंस बढ़ाने के लिए। डू इट, कर दीजिए प्लस। अगेन ये एंट्री 500 रुपये की प्लस हो जाएगी। चेक कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, but not collected. Fourth, check of ₹2000 received was recorded in cash column and not banked.
2000 रुपये का चेक आपने गलती से बैंक कॉलम की जगह पर कैश कॉलम में लिख दिया। इसका मतलब बैंक कॉलम में आपने उस चेक को नहीं लिखा, लेकिन उसको इसके साथ साथ उसको आपने बैंक में भी जमा नहीं कराया। इसका मतलब हो गया कि कैश बुक में बैंक कॉलम में वो एंट्री नहीं हुई और साथ ही साथ पासबुक में भी वो एंट्री नहीं हुई। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में केवल वही एंट्री आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक बुक में होती है, चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो। ये ट्रांजैक्शन की एंट्री दोनों तरफ नहीं हुई है, ना तो कैश बुक में हुई है क्योंकि कैश बुक के कैश कॉलम में आपने लिख दिया है, बैंक कॉलम में नहीं लिखा है। इसका मतलब बैंक में वो एंट्री नहीं हुई है और पासबुक में भी वो एंट्री नहीं हुई है क्योंकि आपने उसको बैंक में भेजा ही नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा। लास्ट में बस इतने ही ट्रांजैक्शंस हैं। डेबिट साइड के टोटल कर लीजिए, 600 रुपये इसमें से कम कर दीजिए। दिस विल बी प्लस साइड बैलेंस है, तो नेचुरली ऊपर अपने पासबुक का बैलेंस लिया है तो ये बैलेंस कैश बुक का होगा बैलेंस, डेबिट बैलेंस इसका होगा क्योंकि ये प्लस साइड है, प्लस साइड का डेबिट बैलेंस होगा 34,942 रुपये। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इसी तरीके से बनता है जो हमने सेकंड पार्ट में आपको बताया था। पासबुक और कैश बुक दोनों की कॉपीज़ आपको बताई थी, उसके लिए भी यही वाला फार्मूला लगता है। एक उसके लिए छोटा सा फार्मूला, बहुत आसान वाला फार्मूला आपको बता देता हूँ कि उसमें कौन सा वाला फार्मूला लगता है। यदि आप कैश बुक का बैलेंस लेते हैं, ओपनिंग शुरुआत बेस आप कैश बुक का बैलेंस लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। या तो आप यही वाला आप जो फार्मूला है ये लगा लीजिए, या फिर इससे भी बड़ा सिंपल एक फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि कैश बुक भी आपको दे रखी है और पासबुक भी आपको दे रखी है तो जो दोनों तरफ टिक हो रही है एंट्री, कैश बुक के डेबिट में और पासबुक के क्रेडिट में जो एंट्री दोनों तरफ हो रही है उनको टिक कर लीजिए। रिमेनिंग एंट्री बचेंगी वो अनटिक एंट्रियाँ बचेंगी। अब यदि आप कैश बुक का बैलेंस को बेस बनाते हैं, यदि आप कैश बुक के बैलेंस को बेस बनाते हैं तो जितनी भी क्रेडिट्स अनटिक हैं, चाहे कैश बुक में क्रेडिट अनटिक हो चाहे पासबुक में क्रेडिट अनटिक हो, उसको प्लस कॉलम में लिख दीजिए। और जितनी भी डेबिट्स अनटिक हैं, अगेन चाहे कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट अनटिक हो, अनरिकनसाइल्ड हो, या फिर पासबुक के डेबिट या विड्रॉल कॉलम में अनटिक एंट्री हो, अनरिकनसाइल्ड हो, उसको माइनस में लिख दीजिए। इसके ऐड बैक करेंगे तो आपका बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। और यदि पासबुक का बैलेंस लेते हैं, कब? फर्स्ट वाले में, यदि कैश बुक की कॉपी भी दे रखी है, पासबुक की कॉपी भी दे रखी है और आपने टिक एंट्रियां कर ली, अनटिक बाकी बच गई, और आपने पासबुक का बैलेंस लिया है, प्लस का पासबुक का क्रेडिट बैलेंस यहाँ लिखेंगे, डेबिट बैलेंस यहाँ लिखेंगे। इसका अपोजिट कर दें, डेबिट्स जितने भी हैं उसको प्लस कर दीजिए और क्रेडिट्स जितने भी हैं उसको माइनस कर दीजिए। आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। सारे डेबिट्स चाहे कैश बुक के हैं चाहे पासबुक के हैं, सारे क्रेडिट्स चाहे कैश बुक के हैं चाहे पासबुक के हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है याद करने का। अदरवाइज़ आप उस वाले फार्मूले के आधार पर भी कर सकते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। कुछ भी क्वेरीज आपकी हों, कुछ भी आपको पूछना हो तो इसके नीचे जो मोबाइल नंबर है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चंस आपके होंगे, जो क्वेरीज आपकी होंगी, वो कम्युनिकेट यहाँ तक हो जाएंगी, फिर आपको उसका आंसर भी बता दिया जाएगा।